हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग घटना चक्र बीपीएससी प्रीवियस ईयर और मिडल हिस्ट्री को देखेंगे और ये सब बीपीएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 से 1210 ईस्वी में इसी ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार आप। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। उसका ऐबक नाम तुर्क जनजाति का था। मतलब कि ऐबक जो है वो तुर्क जनजाति से संबंध है। बचपन में उसने निशानपुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल और सभी शिक्षाओं को पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निशापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर-ए-अखुर के पद से प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में लिया। यद्यपि उसने अपना राजयाभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपहसालार मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लाख बख्श के नाम से पुकारा गया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसके एक उपाधि थी कुरान ख्वां, क्योंकि ये कुरान बहुत अच्छे से पढ़ता था, इसीलिए उन्हें ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए। इसने फक्र-ए-मुदब्बिर और हसन निजामी। हसन निजामी ने ताज उल मासीर, याद रखेंगे, ताज उल मसीर हसन निजामी ने लिखी थी। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और, याद रखेंगे, ऐबक ने किसको किसको? कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार नाम के, जो आपका कुतुब मीनार है, उसका कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने बाद में पूरा करवाया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का ही गुलाम हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। और ये 1193 से लेकर के 1202 ईस्वी तक मध्य बिहार की विजयी की। नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को इसी ने तहस नहस कर दिया था। और इसकी राजधानी जो उदंतपुरी थी, वो कब्जा कर लिया था उसने। 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट किया। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली। वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबाकत ए नसीरी में बिहार में उनके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो आपसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार पर जब आक्रमण किया गया था प्रथम मुस्लिम के द्वारा, तो उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबाकत ए नसीरी से मिलती है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से मिलता है? तो तबाकत ए नसीरी से। देखिए दोस्तों, सवाल भी आ गया। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था 1197 ईस्वी में। एक्चुअली में ये अटैक किया था बिहार पर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समय हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किनशिप को राजाओं में ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? तो बलबन था ये, जिसने थ्योरी ऑफ किनशिप माने आपको शासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बलबन
प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नियाबत खुदाई। उसका स्थान पैगंबर के बाद आता है। राजा जिसे जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब है, उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो सही उत्तर है आपका बलबन ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बलबन के विषय में कहा गया है उसने रक्त और लौह की स्थिति नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं, प्रथम सुल्तान का पद ईश्वर के समान है और दूसरा सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है, ठीक है ना। जब उसने राजत्व किनसे प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्मी ने कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये कहा था आपका अलाउद्दीन खिलजी के लिए। तो जियाउद्दीन बर्नी ने उस वक्त जो कथन है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी जाति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचिका नहीं की। उसने अपने आपको यामीन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मानीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा के वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई करते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां की हो गई थी। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या है? यानी कि रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह था। पद्मिनी की कहानी के आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था। उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से और पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की। राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो सही उत्तर है आपका रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण के बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर के आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी में अथवा 1306 ईस्वी में उसने पुष्कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिसके कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक गफूर को एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। कब? तो 1307 ईस्वी में। इस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। तो आपका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। ये खालिसा भूमि चर्चित हुआ था। तो अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदराज, पेंशनें, वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त भूमि आदि के रूप में मिली थी। अतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कुतुब मीनार के निकट कराया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों संगमरमर के द्वारा हुआ है। 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है। इसकी चारों दीवारों पर मेहराब दार प्रवेश द्वार है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक शासनकाल में भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण कराने का नाम है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा के वर्ग की स्वीकृति के पश्चात वक्फ-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। यानी कि आपसे पूछा जाए कि इरिगेशन टैक्स सबसे पहले किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का प्रयोग में लाते थे उनकी पैदावार 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज शाह द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। दारुल सफा ये आपका एक खैराती अस्पताल हुआ करता था। तो राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नाम के एक खैराती अस्पताल की स्थापना की
की थी, जिसमें कुशल हकीम रखे गए थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। तो इसकी देखभाल के लिए एक अलग पृथक विभाग था, दीवान बंदगान जिसको कहते हैं। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी-कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज शाह का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। ये 1200 नए बाग लगवाए थे और अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के समय आया था। तो देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक रहा था। ये विजयनगर के राजा थे। इनका जो यात्रा वृत्तांत है मतला उस सदाइन या मज़्म उल बहरीन में देखने को मिलता है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो सही उत्तर है आपका सैयद वंश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। 11 ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खान के सूबेदार खिज्र खान ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार करके नए वंश सैयद वंश की स्थापना रखी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नया नगर बसाया? आगरा। सही उत्तर है सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। तो 17 जुलाई 1489 को सीजर निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से आपका गद्दी पर बैठा हुआ। लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना यानी कि गज सिकंदरी उसी के समय आरंभ किया गया था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य शक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश को एक आयुर्वेदिक ग्रंथ की फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में ज्ञान विद्या एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता। ठीक है, याद रखेंगे किसकी बात हो रही है? सिकंदर लोधी की। गजे सिकंदरी, गुलरुखी और कौन? ठीक है, बस इतना ही। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करी जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो ये थे आपका हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हरिहर सेकंड गद्दी पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूली किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव विरूपाक्ष का उपासक था। कौन? हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह से लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने ही की थी। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने कृष्णदेव विजय नगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया। वारंगल, कोडवीदु आदि के जिले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ और कुतुब शाही सेना पराजित हो गई। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने कर, सामाजिक कर, सामुदायिक कर अथवा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था और शिष्ट जो है राज्य कर के रूप में एक प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने या अस्थवन या अथवन कहा जाता था। ठीक है ना, ये किसकी है? विजयनगर राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य भू राजस्व था और भू राजस्व को क्या कहते थे हम? शिष्ट कहते थे। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? तो हम्पी में, जो उसकी
राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और हम्पी को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल भी किया गया है। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। दीवान आरिज या दीवान मामलिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। आरिज मामलिक विभाग ही दीवान अर्ज कहलाता था। कौन को? आरिज मामलिक को ही हम लोग दीवान अर्ज कहते थे। और इसकी स्थापना किसने की थी? बलवन ने की थी, याद रखेंगे। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और रायगढ़ को अपनी राजधानी बताया था। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विशेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है अलाउद्दीन हसन। तो सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सही आंसर हो जाएगा ए, मराठा भू राजस्व प्रथा से। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर कर लगाने को इंगित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1, 3 और 4, यानी खराज और मुक्तई। तो खराज और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स जो है भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन। खुम्स युद्ध में शत्रु की जनता से लूट प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों को बांट दिया जाता था, 1/5 भाग राजकोष में जमा किया जाता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांट दिया। सिकंदर लोधी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। इस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सी आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व निर्धारण भूमि पैदाइश का अधिकार पैमाइश की आधार पर किया था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर ही राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और बी डी दोनों सही है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने सी आंसर माना है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो आपका सही उत्तर है सुहरावर्दी के थे। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1882 से 1262 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख तदरुद्दीन आरिफ, शेख रखरुद्दीन और अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन का पर बल देते थे, धन और संपत्ति की साधना में बाधक नहीं मानते थे। इन शासकों में से किससे अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। बीपीएससी ने इसका आंसर ई दिया है। तो शेरशाह का पुत्र था इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों से शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। संभवतः शेरशाह के समय भी सैन्य विभाजन की यही प्रणाली प्रचलित थी, इसीलिए शायद हो सकता है कि इन दोनों को बीपीएससी ने माना हो, इसलिए ऑप्शन ई दिया है आंसर। जवाबीद का संबंध किससे था? तो राज्य के कानून से था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो चांदी और तांबे के बने होते। तो सल्तनत काल में टंका जो था चांदी का और जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश इसके द्वारा प्रचलित किए गए थे और ससगनी भी चांदी का ही सिक्का होता था। टंका और जीतल का अनुपात 1:48। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं सदी से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो आपको पता होगा कि विश्व में कागज का आविष्कार कब हुआ था? तो ये 12वीं सदी में आपका प्राचीन काल में ही चीन में हुआ था। भारत में 12वीं सदी में हुआ, जब आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी में पेपर संरक्षित किया गया था। इसका शीर्षक पंचरक्षा है। भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण यही है। तबाकत नसीरी के लेखक कौन है? तो मिन्हास उल सिराज, अभी हमने देखा था। और रॉबर्टी ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था, याद रखेंगे इस बात को भी। और इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी का भारत विजय पर प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। और इसी इतिहास से हमें पता चलता है कि कुतुबुद्दीन एक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और जो खुतबा पढ़वाया था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? तो अपनी वाणी में उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु ये कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, जहां तक
उसने शेख के प्रेयसी इस अमीर खुसरो के माध्यम से प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। दूसरी तरफ अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं उसे दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। वो महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध हुए। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। और पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलम ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? सही उत्तर है आपका उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोधी सेना से कम थी, फिर भी उसने कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वर्णन किया। इब्राहिम लोधी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता से संघर्ष में लीन हो जाता था। तूजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो टर्की में लिखी गई है। लेकिन अगर बात किया जाए कि मुगल दरबार में जो आधिकारिक भाषा क्या थी तो वो तुर्की नहीं फारसी था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था चुनार दुर्ग पर आक्रमण। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1932 ईस्वी में किया था। इसके लिए उसने 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1931 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया। 1932 में उसने रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। लिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? तो हाजी बेगम ने कराया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पढ़ा जिसको कहते हैं 1564 ईस्वी में कराया था। इस मकबरे का नक्शा मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है, याद रखेंगे। ये दीन पढ़ा जो है ये गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। तो बाबर की शाहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी जो फारसी भाषा में लिखी गई है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के लिए प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वो लेखनबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। तो अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। ऑप्शन डी देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज युद्ध, सरयुद्ध का युद्ध। तो 1531 ईस्वी में उसने गोमती नदी के तट पर देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1529 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया। इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर-उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1955 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो सही उत्तर है शेरशाह सूरी। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपका सासाराम में है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो हल्दी घाटी का 1576 ईस्वी महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। आज राजपूत योद्धाओं के अलावा हरियाणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान शुरू कर रहा था। हरियाणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह हरियाणा के मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? अकबर। तो मुगल काल व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को अपने समय में सफलता प्राप्त हुई और उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। उसकी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर
और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसने सामाजिक सुधार के अंतर्गत बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया था। अकबर की लोकप्रियता के कारण उसके उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। सही उत्तर ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारनी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खान ने गद्दी पर बैठा। दाऊद खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खान को दाऊद पर आक्रमण करने और बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित कर दिया। 1574 ईस्वी में बिहार में मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1574 को टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बंगाल में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? सही उत्तर है आपका अकबर के समय। 1599 ईस्वी में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसके पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार करी। उन्हें व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की आशा से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एवं कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडेड इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका अबुल फजल। आईन अकबरी किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए थोड़ा सा। यह अकबरनामा के 3 भागों में तीसरा भाग है, याद रखेंगे। तो आईन अकबरी अकबरनामा का ही एक पार्ट है। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। इत्माद-उद-दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 सदी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया है। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। अत्यंत अलंकारी इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसे बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा संगमरमर में सोने और कीमती पत्थरों के इस्तेमाल की शैली का प्रयोग किया गया। प्राचीन कार्य यानी कि पित्रादुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जोड़कर फूलों की नक्काशी करना पित्रादुरा कहलाता है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? तो लगान निर्धारण करने का तरीका। तो नक्श या मुक्ताई या कनकूत, नगदी जब्ती, गल्ला बक्सी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? सही उत्तर है हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, ये आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। दसवंत और बशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये अकबर के राज दरबारी थे। दसवंत और बसावन अकबर के चित्रकार थे। ऐसा कहा जाता है कि बाद में ये दसवंत जो था वो मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो गया था। 1584 में इसने आत्महत्या कर ली थी। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईन अकबरी में गिनाए हैं, जैसे कि दसवंत, बशावन, केशवलाल, मुकुंद, मुश्किल, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, हेमकर्ण, तारा, सावल और हरिवंश। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर कोई नहीं, अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ था। अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। बदायूनी और शाह नवाज खान के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। पहले सैयद अली और बाद में अब्दुस्सद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। करीब 1400 चित्र है। सभी चित्र 27x20 इंच के आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नामक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? जहांगीर के समय में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? सही उत्तर है आपका अकबर के दरबार में। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? सही उत्तर है आपका अकबर की उपज थी। तो भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। जो भूमि सर्वेक्षण भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल और जब्ती खसरे की तैयारी की थी। साम्राज्य अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, विलियम फिंच। कश्मीर का अकबर किस सुल्तान को कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। और इसी ने महत्वपूर्ण ग्रंथों का संस्कृत से
अनुवाद कराया था। श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद ऐसे वेदों को संरक्षण प्रदान किया था। किसने? जैनुद्दीन आबिदीन ने। दो सियस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? सही उत्तर है जहांगीर ने शुरू की थी। लिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो एल श्रीवास्तव ने कहा है। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो दारुल इस्लाम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कांधार रीजन था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है आपका, आप कमेंट करके बताओ कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। ठीक है दोस्तों, अगला है कि लिखित में से किस मुगल शासक को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब का क्या अर्थ होता था? तो लोग आचरण अधिकारी हुआ करता था। तो आज के लिए दोस्तों हमारा मेडिवल हिस्ट्री का यही तक था। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।